इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान के उस फिल्मी हीरो और बाद में बहुत बड़े विलन बनने वाले असलम परवेज की वो कहानी सुनाने लगा हूं, जिसने एक हीरोइन की जिंदगी को उजाड़ के रख दिया था। और ये हीरोइन भी कोई नई नहीं थी, बल्कि उस जमाने में तो नई हो सकती थी, मगर बाद में उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया। ये शमीम आरा थी। शमीम आरा और असलम परवेज की मोहब्बत की कहानी का इतना कभी चर्चा नहीं हुआ, लेकिन ये बात हकीकत के करीब तर है कि असलम परवेज ने अपने ज़माने में, जब शमीम आरा अभी अपने इब्तदाई मराहल में थी और जदोजहद कर रही थी पाकिस्तान की फिल्मों के अंदर सफ़े अव्वल की हीरोइन बनने के लिए, वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा अहम रोल भी अदा करने की कोशिश कर रही, तो उस दौर में उन्हें सहारा भी चाहिए था और नाम भी चाहिए था और काम भी चाहिए था। असलम परवेज ने शमीम आरा की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था और उन्हें शादी का ख्वाब दिखाया और एक नाटक खिला। लेकिन इस नाटक के बाद शमीम आरा की ज़िंदगी ने यू टर्न लिया और शमीम आरा के अंदर से एक नई शमीम आरा पैदा हुई और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो अदाकाराएं जो उस बाजार से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी पॉपुलर हो जाएं, लेकिन जब उन्हें इज्जत से घर बसाने की ऑफ़र की जाती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई धोखा भी हो सकता है। शमीम आरा अपने इस वाक़े को कभी नहीं भूली, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र बहुत कम किया। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब के साथ शमीम आरा के बहुत करीबी ताल्लुकात थे और बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। आफाकी साहब ने शमीम आरा के हवाले से बहुत कुछ लिखा है, उनकी ज़िंदगी के हर गोशे के बारे में लिखा हुआ था, जिसके बारे में आफाकी साहब मुझे खुद भी बताया करते थे कि असलम परवेज़ भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जिस तरह दर्पण साहब का मिजाज था, उसी तरह असलम परवेज़ साहब अपने ज़माने में, यानी 50 की दहाई के आखिर में जो पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो थे, उनमें दर्पण साहब और असलम परवेज़ ये दो ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करते थे अपने रोमांस के हवाले से। और बहुत कम ऐसा हुआ करता था कि कोई अदाकारा उनकी मोहब्बत के जाल से बच कर निकल सके। ये असलम परवेज़ साहब चूँकि दर्पण के मुकाबले में कदरे रिज़र्व भी थे और कह सकते हैं कि लिहाज भी कर दिया करते थे, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ वो जो भी काम करते, बड़े तहम्मुल के साथ, और बड़े नफीस और लाहौर के मालदार तरीन वो शख्स थे असलम परवेज़ साहब। उस ज़माने में उनकी गाड़ी थी, जबकि लोग और एक्ट्रेस जो थी वो तांगे पर स्टूडियो जाया करती थी। असलम परवेज़ साहब का पहनावा किसी नवाब की तरह होता था, बादशाहों जैसी वो ज़िंदगी गुजारते थे। और यही वजह थी कि उनका ग्लैमर देखकर जो उस ज़माने की जो एक्ट्रेस थी, वो ज़्यादातर असलम परवेज़ साहब के करीब होने की कोशिश किया करती थी। बहुत सारे असलम परवेज़ साहब के ऐसे स्कैंडल बन चुके हैं, जिस पर मैंने इनकलाबी के पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन आज शमीम आरा के हवाले से जो मैं बात बताने लगा हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसके अंदर एक सबक भी है बहुत सारे ऐसे दोस्तों के लिए कि जो फिल्मों की दुनिया में समझते हैं कि हर चीज़ जो है, जो हमें ग्लैमर के साथ स्क्रीन पर पेश की जाती है, हकीकी ज़िंदगी में अदाकार इससे बहुत मुख्तलिफ भी होते हैं। और असलम परवेज़ साहब की और शमीम आरा की ये फ़िल्म थी रूपमती बाज़ बहादुर। ये एक तारीखी कॉस्ट्यूम फ़िल्म थी, जिसको कमर अजनालवी साहब जैसे बहुत बड़े राइटर ने लिखा था और पाकिस्तान में तारीखी फ़िल्मों का एक दौर शुरू हो रहा था। और रोमांस के हवाले से जो फ़िल्म जिसको चूज़ किया गया था, वो रूपमती बाज़ बहादुर का जो किस्सा था, जो कहानी थी, एक तारीखी एक लव स्टोरी थी, उसको उन्होंने इस फ़िल्म का मौज़ू बनाया था। और इस फ़िल्म के अंदर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इस फ़िल्म की दरअसल कहानी क्या थी। लेकिन इसको लिखने के हवाले से जो कमर अजनालवी साहब ने जो नुक्ता पेश किया था, वो बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने प्योर कहानी एक नावल की सूरत में लिखी थी, लेकिन इसको जब फ़िल्मी अंदाज़ में लिखा गया, पेश किया गया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के तहत जो है इसमें कहानियाँ घड़ी गईं। जबकि रूपमती बाज़ बहादुर जो इंडिया की एक मशहूर मालवा की जो एक रियासत है, वहाँ के बादशाह और हुक्मरान जो थे बाज़ बहादुर, उनकी मोहब्बत की एक कहानी थी। बाज़ बहादुर को अकबर दौर में उनके जो एक जर्नैल थे अदम खान, उन्होंने शिकस्त दी थी और जिसके बाद मालवा पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। रूप बहादुर जो था, और रूपमती के नाम से भी वो मशहूर हुए इसलिए कि बाज़ बहादुर का नाम जो तारीख में फिर लिया गया, वो रूपमती के हवाले से था, उसे रूप बहादुर भी कहा गया। ये कहानी जो तारीख में बयान की जाती है वो बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो फ़िल्म के अंदर जो कहानी बयान की गई थी, वो चूँकि रोमांटिक अंदाज में बनाई गई, तो इसके अंदर बहुत सारे तड़के लगाने की कोशिश की। जैसे मुग़ल आज़म की अनारकली की कहानी का जो बहुत सारा जो ऐसा नफ्सियाती जो माहौल था, वो इस फ़िल्म के अंदर भी पेश करने की कोशिश की गई। और रूपमती जो खुद तारीख का एक बहुत बड़ा किरदार थी और एक गायिका के तौर पर, एक डांसर के तौर पर उनका नाम था मालवा की रियासत में, उनको अनारकली बनाने की भी इस फ़िल्म के अंदर कोशिश की गई। ये फ़िल्म जिस पर सरमाया तो बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था, लेकिन ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके गानों ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी और तसद्दुक़ हुसैन के अलावा रोशन आरा बेगम को
इस फ़िल्म के गानों की बुनियाद पर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था, सदारती अवार्ड याफ़्ता ये फ़िल्म थी, जो अपने गानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। लेकिन अदाकारी के हवाले से और फ़िल्म की जो मेकिंग थी, उसके हवाले से भी ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी, ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी। अब इसमें ये ऐसा हुआ था कि इस फ़िल्म के अंदर बाज़ बहादुर का किरदार जो था, बादशाह का था, वो असलम परवेज़ साहब ने किया था और रूपमती का किरदार जो था, शमीम आरा ने किया था। अब इस फ़िल्म के अंदर एक और किरदार था जो ठाकर के नाम से मशहूर था और ठाकर का किरदार सलीम रज़ा साहब ने किया था। ये सलीम रज़ा साहब को जो है एक तो गुलकार थे, लेकिन ये सलीम रज़ा साहब जो बुनियादी तौर पर आगा सलीम रज़ा थे, उन्होंने इसमें विलेन का किरदार अदा किया था। वो इस फ़िल्म के अंदर ठाकर के रूप में शमीम आरा से शादी के ख्वाहां होते हैं और वो एक बुज़ुर्ग अदाकार थे, बहुत बड़ा नाम था। मैं आगे चलकर आपको ये भी बताता चलूँगा कि सलीम रज़ा बुनियादी तौर पर आज के किस अदाकार के दादा थे और उनका नाम क्या था, उनका मुकाम क्या था। लेकिन जो दिलचस्प बात ये है कि इस फ़िल्म के दौरान जब रोमांस बहुत आगे बढ़ता जा रहा था इस फ़िल्म के किरदारों के अंदर शमीम आरा की, चूँकि उस दौर में ये 10वीं फ़िल्म थी और ये वही फ़िल्म थी अ, रूपमती बाज़ बहादुर जो सहेली और के मुकाबले पर बनाई गई थी। सहेली के अंदर भी शमीम आरा को अहम किरदार मिला था। शमीम आरा को बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा शोहरत मिली थी, वो सहेली से ही मिली, लेकिन एक ही महीने में उनकी ये दोनों फ़िल्में रिलीज़ हुई थी। लेकिन सहेली तो कामयाब हो गई, लेकिन रूपमती बाज़ बहादुर जो थी, वो नाकाम हो गई थी। हालाँकि रूपमती बाज़ बहादुर में वो हीरोइन के तौर पर फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पर आई थी और सहेली में उनका सानवी किरदार था, जो नय्यर सुल्ताना की एक सहेली के तौर पर उस फ़िल्म में होती हैं, दर्पण साहब के साथ होती हैं। लेकिन असल शोहरत उन्हें सहेली से मिली थी। लेकिन ये एक ही यानी कि महीने के अंदर और एक ही साल के अंदर ये फ़िल्में दोनों रिलीज़ हुई थी। एक फ्लॉप हो गई, एक सुपरहिट हो गई। इसी फ़िल्म के दौरान असलम परवेज़ साहब और शमीम आरा एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगे। तो सलीम रज़ा साहब असलम परवेज़ से कहने लगे, "यार तुम जो हर लड़की को एक ख्वाब दिखाते हो, शमीम आरा की ज़िंदगी के भी बहुत सारे ख्वाब हैं, तो तुम ऐसा करो इससे शादी कर लो। अगरचे इसका उस बाज़ार से ताल्लुक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान की एक कामयाब तरीन जो है, ये एक्ट्रेस के तौर पर अपना नाम कमाएँगी, तो तुम इससे शादी कर लो। बहुत अच्छी ये लड़की हैं।" तो कहने लगे अपना असलम परवेज़ साहब कि ठीक है जनाब, आपने कह दिया आगा साहब, तो हम शादी कर लेते हैं। आगा साहब के साथ उन्होंने वादा किया कि मैं शादी कर लेता हूँ और वो निकाह कर लेता हूँ। क्योंकि और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं निकाह करूँगा, लेकिन अभी इसका मैं ऐलान नहीं करूँगा। आगा साहब के साथ उन्होंने वादा किया, दिन मुकर्रर कर लिया और कहा कि मैं फलाँ दिन निकाह के लिए आ जाऊँगा। और आगा साहब ने इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम किया, लेकिन एहतमाम इस तरह किया कि इसका चर्चा नहीं होने दिया। अपने मखसूस दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने असलम परवेज़ और शमीम आरा के निकाह की बात की और उनके लिए उन्होंने बंदोबस्त किया। लेकिन शमीम आरा तो दुल्हन के रूप में वहाँ आ गई, अगरचे उन्होंने बनाव-शृंगार बहुत ज़्यादा नहीं किया था। इसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उनका जो पहनावा था, एक मलका वाला, एक शहज़ादी वाला, उन्होंने वही पहना हुआ था और निकाह की मुंतज़िर थी, लेकिन असलम परवेज़ साहब गायब हो गए थे, जिसका बाद में सलीम रज़ा साहब को बहुत रंज हुआ। बाद में शमीम आरा तो बिल्कुल बदल गई इस हवाले से कि उनकी ज़िंदगी में जो पहला एक मर्द आया था जिसने शादी के नाम पर इस कदर उनके साथ एक फ़रेब किया था और दोस्ती भी अगर उनके दरमियान रहती तो बहुत अच्छे वो दोस्त के तौर पर अपनी ज़िंदगी में निभा कर सकते थे। लेकिन यहाँ तक बात चली गई कि आगा साहब ने उनकी जो निकाह कराने का जो एक बंदोबस्त किया था, उसमें उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का खुद भी जो है सामना करना पड़ा। बाद में जो एक आदत थी असलम परवेज़ साहब की, वो हमेशा बड़े प्यार से, मोहब्बत से फिर माज़रत कर लिया करते थे, अकड़ते नहीं थे और कोई ना कोई उज़्र पेश करते थे, जिसके बाद ऐसा होता था, चूँकि फ़िल्मों का माहौल ऐसा है, ज़्यादा रंजिश भी नहीं रखी जाती थी, हर दूसरी फ़िल्म के अंदर उन्हें काम करना होता था। लिहाज़ा इस बात को आगा साहब ने ही दूर भी कर दिया कि चलो ये गलती हो गई, लेकिन आइंदा जो है, इनके दरमियान ऐसे ताल्लुकात की फिर आगे पेशरफ़्त नहीं हुई। आगा साहब के बारे में आपको मैं चलते-चलते बता दूँ कि आगा सलीम रज़ा जो थे, इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले नूरजहाँ की के साथ एक फ़िल्म की थी। उस दौर में चूँकि ये बड़े पॉपुलर थे, नूरजहाँ उस वक़्त बेबी नूरजहाँ थी और 12-13 साल की उम्र में जो हीरोइन के तौर पे काम किया था, उनके साथ सुरैया भी थी। गुल बकौली जो फ़िल्म थी, 1939 में वो बनाई गई थी। नूरजहाँ ने उसके अंदर पहली बार अपने बड़े ज़बरदस्त गाने गाए थे, जो बाद में बहुत मशहूर भी हुए थे। आगा साहब उस फ़िल्म के हीरो थे, उन्होंने इंडिया की और बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया था। आगा साहब का जो साहबज़ादे थे, वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर अदाकार बने। टीवी के आगा सिकंदर उनके बेटे थे और अभी जो टीवी की दुनिया में आप देखते हैं, एक मारूफ नाम है आगा अली अब्बास जो हैं, वो सलीम रज़ा साहब, आगा सलीम रज़ा साहब के पोते हैं। और एक मज़े की बात सुने कि जो अनायत हुसैन भट्टी हैं, वो और आगा सलीम रज़ा जो थे, समधी थे, यानी कि आगा सिकंदर के वो ससुर थे अनायत हुसैन भट्टी साहब। तो आप समझ सकते हैं कि आगा सलीम रज़ा जो कितने बड़े
घराने के से उनका ताल्लुक था, फ़िल्मों की दुनिया में उनका नाम था और उनका ख़ानदान जो है वो फ़िल्मों की दुनिया में मौजूद है, बड़े मोतबर थे। वो इसका ज़िक्र किया करते थे, मेरे मेंटोर साहब से भी ज़िक्र किया करते थे। ख़ास तौर पर इस किस्से का ज़िक्र जो है शमीम आरा ने खुद आफ़ाक़ी साहब से कई बार किया था, लेकिन वो कहती थी मैं किसको कहूँ कि असलम परवेज़ साहब ने मुझे धोखा दिया है। तो इस बात पर कह-कहे भी लगा करते थे, लेकिन बाद में शमीम आरा साहिबा जो है खुद भी वो अब इतनी मैच्योर हो गईं कि ज़िंदगी में उन्होंने और भी दाग उठाए। एक दाग उन्होंने बाद में एक ऐसा ही उनके साथ एक वाक़या और भी हुआ था, जब फ़रीद अहमद के साथ शादी का वाक़या हुआ था। फ़रीद अहमद से असलम परवेज़ के बाद जो उनकी दूसरी जो शादी, बाकायदा शादी जो होनी थी, वो फ़रीद अहमद के साथ होनी थी, लेकिन दूसरी बार भी उनके साथ धोखा हुआ था कि फ़रीद अहमद साहब ने जब दुल्हन बनकर वो बैठी हुई थी और बारात लेकर आनी थी फ़रीद साहब ने, तो फ़रीद साहब बारात लेकर नहीं आए थे। लेकिन बाद में शमीम आरा की शादी हुई, दोबारा शादी हुई, फिर तीसरी बार जब उन्होंने शादी की तो फ़रीद अहमद के साथ शादी की थी समीना अहमद को तलाक दिलवा कर। लेकिन शादी के अगले ही रोज़ उन्होंने अपना बदला चुका लिया था और फ़रीद साहब से तलाक ले ली थी और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़रीद साहब पर इल्ज़ामात ऐसा घिनौना लगा दिया था कि वो शर्मिंदगी से पाकिस्तान ही छोड़ गए थे। तो शमीम आरा ने ज़िंदगी में असलम परवेज़ से पहले जो ज़ख्म खाया, फिर फ़रीद अहमद से जो ज़ख्म खाया, उसके बाद वो अपने इस ज़ख्मी दिल के साथ और अपनी ज़ख्मी रूह के साथ हमेशा अपने आप को बड़ी साबित कदम उन्होंने फिर साबित किया और ज़िंदगी में फिर मर्दों के साथ जो उनकी डील थी ना, उसका वतीरा बदल गया था, उनका भरोसा टूट गया था। वो बहुत कम किसी पर इन्हिसार करती थी और जिस तरह से उन्होंने धोखा खाया था, यह मामूली सी बात नहीं थी। वरना शमीम आरा तो कहा जाता है, आफ़ाक़ साहब कहा करते थे, बहुत मासूम थी और बेज़रर किस्म की एक इंसान थी, अदाकारा थी, हदायतकारा थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तीसरी एक और अहम बात भी आप सुन लें, जो मेरे ज़हन से निकल गई थी, आपको बताता चलूँ कि असलम परवेज़ साहब के बाद फ़रीद अहमद साहब के जो ज़िक्र मैंने किया, इसके बाद मोहम्मद अली साहब के साथ भी मंगनी बाकायदा हो गई थी शमीम आरा साहिबा की। लेकिन इस दौरान जो शमीम आरा की जो नानी थी, वो दरमियान में आ गई थी, जिसकी वजह से ये मामला जो है ख़राब हो गए और मोहम्मद अली साहब की जो ईगो है, वो रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन गई थी और इनकी भी मोहम्मद अली से भी शादी नहीं हो सकी थी। तो शमीम आरा ने ज़िंदगी में मोहब्बत के नाम पर बहुत दुःख खाए, लेकिन फिर उन्होंने मोहब्बत के नाम पर ही जो वफ़ा भी की, लेकिन फिर उसका बदला भी लेती रही हैं।